एक साथ ऐड करोगे, ये तो करते हो। ऐड द कंपोनेंट ऑफ ax, ax के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको, अगर यहाँ 2ax है या 3ax है दूसरे में, तो क्या करूंगा, ax के एक साथ ऐड करूंगा। यहाँ पर ay है, एक में माइनस ay है, तो ay का ay के साथ ऐड करूंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम चलेगा। मल्टीप्लिकेशन जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो क्या करता हूँ, हर एक टर्म को हर एक टर्म के साथ करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जैसे आई डॉट आई क्या होता है आपको पता है, इट इज 1, आई डॉट जे दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर 0 होगा, ठीक है। तो आई जे की जगह आई विल यूज ax ay, ax डॉट ax विल बी 1, ax डॉट ay 0, ठीक है। इस तरह से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद आप फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिया गया है और दूसरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यू विल स्टडी वेक्टर कैलकुलस। इसके अंदर पढ़ेंगे आप डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। आपको लेंथ, एरिया और वॉल्यूम निकालना होगा किसी गिवन फिगर का, आपको फिगर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो यू नीड टू फाइंड द लाइन एंड सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, तीनों निकालने हैं, ठीक है। ये बताऊंगा मैं, डोंट वरी, आप परेशान ना होना क्या चीज है, बहुत कुछ हाई फाई चीज नहीं है ये, ठीक है। हम सब चीज डिस्कस करेंगे एक एक करके। देन डेल ऑपरेटर पढ़ेंगे आप लोग, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल बताएंगे वेक्टर का। दो थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फर्स्ट इज डाइवर्जेंस थ्योरम, सेकंड इज स्टोक्स थ्योरम। ये दो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। दिस फर्स्ट यूनिट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट यूनिट में बिल्कुल बेसिक है, जो आगे की यूनिट्स में अप्लाई होगा, ठीक है। इन द फर्स्ट यूनिट वी विल स्टडी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी की एप्लीकेशन, इसको कैसे अप्लाई करना है इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें कैसे अप्लाई करना है, ये सीखना है आपको पहली यूनिट में। सेकेंड यूनिट में इसकी एप्लीकेशंस करेंगे हम, ठीक है। इन द सेकेंड यूनिट वी विल डू द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पार्ट ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, नॉट मैग्नेटिक फील्ड थर्ड यूनिट में है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में करेंगे, जो आपका 12th का पढ़ा हुआ पार्ट है। दिस पार्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 12th। बट डिफरेंस क्या है, जितना भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है, you have all studied in 2 dimensional, here we are going to study everything in 3 dimension। स्पेस में हम बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि आपकी एक प्लेन में एग्जिस्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए स्पेस, स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब देयर इज इट हैज अ 3 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम उसकी 3D कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये थर्ड यूनिट से जो पार्ट है आपका, बायोट-सावर्ट लॉ तक तो आपने पढ़ा होगा उसमें क्लास 12th में, एम्पियर्स लॉ भी पढ़ा है। मैक्सवेल्स इक्वेशन नहीं पढ़ी होंगी आपने, मैक्सवेल्स इक्वेशन से आपका नया पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पार्ट आपका नया स्टार्ट होता है जो आपने नहीं पढ़ा है 12th में, ठीक है। मतलब ये भी है, लेकिन ये भी आपने 2D में पढ़ा है, ये भी हम पढ़ेंगे 3D में, इसको भी हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट आपके लिए नया होगा, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन में से मैक्सवेल्स इक्वेशन ड्राइव हुई है, ठीक है। और उनकी एप्लीकेशंस रियल लाइफ में काफी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फोर्थ यूनिट में, फोर्थ यूनिट में मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। ये भी आपने 12th में पढ़े होंगे, लॉरेंट्ज फोर्स, ये सब पढ़ा है ना, यही सब इसमें पढ़ना है आपको फोर्थ यूनिट में। मटेरियल एंड डिवाइसेस, इसमें 2 तरह के मटेरियल्स पढ़ेंगे आप, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, 3 तरह के, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या फोर्सेस लगती हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। एक तो लॉरेंट्ज फोर्स मैंने एग्जांपल दिया ही है, और भी है, चार्ज के कारण भी लगता है। लॉरेंट्ज फोर्स इज ड्यू टू करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट के अगर चार्ज है तो चार्ज के कारण भी लगता है, Q V क्रॉस B, ठीक है। मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे आप, डाइपोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट
वी विल स्टडी अबाउट द ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल, दिस इज द थ्योरी पार्ट। ठीक है, इसके मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूंगा इस चीज को, बाकी जितना है ये सब आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी बाउंड्री कंडीशंस का होगा। और जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट इज बिल्कुल डिफरेंट फॉर यू, इसमें मैं ऊपर की चारों यूनिट्स का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड, चलो लेट्स स्टार्ट। पहली यूनिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आप आपका पहली यूनिट में आपको बताया था मैंने, पहली यूनिट में आपका है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं लिख रहा हूँ सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, डोंट वरी। I have already told you that there are three types of coordinate system. First is, ये आवाज किसके से आ रही है? बेटा जिसकी आवाज आ रही है म्यूट कर लो अपना, अगर आपको बोलना होगा तो म्यूट अनम्यूट कर देना, तो कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लेना। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट विजिबल है बेटा आप लोगों को सब जो दिख रहा है? इसमें क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, सिस्टम यस ऑनलाइन में थोड़ा सा स्लो चलेगा, ऑनलाइन में क्लास के कंपैरिजन में। सेकंड इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड इज स्फेरिकल। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब हुआ? ये देयर आर थ्री एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये ले लिया मैंने जेड एक्सिस। ठीक है, एनी पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम P is represented by the coordinate system x, y, z। अब x y z का क्या मतलब हुआ? मीनिंग है कि आप ओरिजिन से शुरू किया आपने, दिस इज ओरिजिन, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ट्रेवल्ड x यूनिट डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। ठीक है, कमरे के आप जिस रूम में है उस रूम के तीन एक्सिस देखो ध्यान से उस रूम के। ठीक है, एक को x मान लो, एक को y मान लो, एक को z मान लो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यू हैव ट्रेवल्ड x यूनिट डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, उसके बाद y यूनिट डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस, और z यूनिट डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड अलोंग z एक्सिस। ठीक है, इन दिस वे आई कैन रिप्रेजेंट
मतलब आपने x यूनिट डिस्टेंस यहाँ चला, फिर पैरेलल चले इसके y यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ आए, उसके बाद थर्ड प्लेन में, ये तो मेरा एक प्लेन का हो गया, ठीक है, यहाँ आ गया मैं क्यू पॉइंट पे। अब मैं क्या चल रहा हूँ थ्री डायमेंशन में, परपेंडिकुलर टू दिस, ये दिस इज z डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड z डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से मैं किसी पॉइंट को रिपीट कर सकता हूं, दिस इज y डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस के अलोंग है, और जो ये डिस्टेंस था ये अलोंग x एक्सिस था, तो ये x डिस्टेंस हो गया। So in this way I can reach point P, means I have traveled x distance along x axis, then y distance just parallel to y axis, and then z distance parallel to z axis to reach point P, that is xyz, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको क्लियर है? सबको एक को नहीं चाहिए मुझे, सबका चाहे कमेंट में लिख सकते हो, अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट में लिख दो, चाहे मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन के लिए मैं इसको सोच रहा हूँ, इस फिगर को टू डायमेंशनल फिगर में ब्रेक कर देता हूँ, जिससे आपको समझ आसानी से आ जाए, ठीक है। इस फिगर को आई कैन ब्रेक इट इन टू डायमेंशनल फिगर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स वाई एक्सिस कर देता हूँ, आपको आसानी से क्लियर रहेगी ये चीज। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी उल्टा ले लिया, इसको वाई लो, इसको एक्स, जो नॉर्मल तुम लेते हो उसी तरह से लेंगे, स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो मेरा ये ओ क्यू वाला जो क्यू पॉइंट है, ये क्या है, इसको ज्वाइन कर देता हूँ अगर ओ क्यू को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस ट्रेवल किया, y डिस्टेंस यहां पहुंचा, y डिस्टेंस अलोंग या पैरेलल टू y एक्सिस ट्रेवल किया, और मैं q पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। मेरा क्या मिल गया मुझे, दिस इज लाइन ओ क्यू। मैं इसका यूज करूंगा आगे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये मेरा एक फिगर हो गया। P जो P पॉइंट है वो इस फिगर में लाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग डायमेंशन में है, ठीक है। अब मैं P को करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं सेकंड प्लेन ले रहा हूं। सेकंड प्लेन क्या ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं O Q वाली लाइन, ठीक है। मतलब इस एक्सिस को मैं ले रहा हूं, एक इस एक्सिस को मैं एक अलग से एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्सिस है, दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस, बट दिस एक्सिस विल लाई इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है ये, ठीक है। सेकंड एक्सिस में ले रहा हूं जेड एक्सिस, ठीक है। अब मैंने ओ क्यू तो ट्रेवल कर लिया, ये मेरे क्यू पॉइंट पे तो मैं पहुंच चुका था, ये मेरा क्यू पॉइंट है, यहां तक तो मैं पहुंच चुका हूं। मुझे कहां जाना है, पी पॉइंट पे। तो क्यू पॉइंट से आई हैव टू ट्रेवल पैरेलल टू जेड एक्सिस अ डिस्टेंस जेड टू रीच पॉइंट पी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पी पॉइंट के, दिस इज एक्स वाई जेड, क्लियर है। मैंने क्या किया इसमें, आई हैव ब्रेक दिस सिंगल फिगर इनटू टू डायमेंशनल फिगर। ये दोनों जो फिगर हैं, ये दोनों सिंगल प्लेन पे हैं। जो पहला वाला फिगर है वो 3D में है, स्पेस में है वो फिगर, क्लियर है। यहां तक बताओगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तुम कमेंट में लिख रहे हो, चैट में किसी का कुछ नहीं। सबको समझ आ रहा है? निपुण समझ में आ रहा है? यस सर। यही आवाज कम आ रही है इसका, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर की, ठीक है। देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स एसोसिएटेड इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है ax, जिसको आपने अब तक आई वेक्टर के फॉर्म में सुना था, आई कैप के फॉर्म में सुना था, ठीक है। सेकंड इज ay, जिसको आप जे वेक्टर भी कहते हैं, जे कैप भी कहते हैं। थर्ड इज az। यूनिट वेक्टर की क्या क्वालिटी होती है, यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज यूनिटी, ठीक है। यूनिट वेक्टर का, किसी भी यूनिट वेक्टर का
जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे बताना है इसमें ax ay az की डायरेक्शन क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ax विल ऑलवेज बी इक्वल इज पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब अगर मुझे p पॉइंट पर ax वेक्टर निकालना है विद रेफरेंस टू द लाइन OP लाइन के रेफरेंस लेके चल रहा हूं मैं, आई हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर एट पॉइंट p। तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, मतलब कहां, पैरेलल टू। ठीक है, ऐसे देखो ये p पॉइंट है। ठीक है, कमरे के बिल्कुल कॉर्नर से देखना कि ये टच कर रहा है। अगर x एक्सिस ये वाली लाइन है तो जो ax वेक्टर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस ये है, इसको मैंने x एक्सिस लिया है, ठीक है, इसको y लिया है, ऊपर की तरफ z ले रहा हूं। ठीक है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर हूं मैं, इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये ax की जो डायरेक्शन आएगी वो ये होगी। क्लियर है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो ax की डायरेक्शन होगी ये होगी। बेटर है मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, Q पॉइंट पे दिखा देता हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ax। देख सकते हो फिगर में 2D में पता भी लग रहा है आपको, 3D में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, 2D में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि डायरेक्शन ऑफ ax इज अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग ही रहेगी ax की डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली ay की बात करता हूं तो वो इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, वो यहां आएगी ay। अब az इस पे नहीं आ सकता, az कहां आएगा, इसके सेकंड फिगर में दिखा सकता हूं मैं। ठीक है, दैट इज अलोंग z एक्सिस, दिस इज az यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड ऑल ax ay एंड az आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. Always remember ax dot ax is always equal to ay dot ay dot ay is equal to az डॉट, बेटा म्यूट कर लो जिसके यहाँ से आवाज आ रही है ज्यादा, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लूंगा। az डॉट az इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब वेक्टर्स के लिए है। एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ एनी वेक्टर a डॉट वेक्टर a, ठीक है, अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब जो इनका एंगल होगा सेम वेक्टर्स के बीच में वो कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो थीटा इस केस में 0 होगा, तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर आता अगर थीटा 0 होता है तो। ठीक है, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए a का मैग्नीट्यूड जो है इट इज 1, सो द रिजल्ट इज a स्क्वायर। ठीक है, 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑल्सो रिमेंबर ax डॉट ay अगर डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ax डॉट az, ये सब 0 होंगे, इज इक्वल टू 0। इसमें ay डॉट az भी आ जाएगा, इज इक्वल टू ay डॉट az भी लिख देता हूं, चलो सब 0 होंगे। ठीक है, क्यों, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ये थीटा जो है थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज a ऐसे लिख लो इसे तुम, a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू, ये तो आपने पढ़ा है ना बेसिक फॉर्मूला, ये तो जय बाबू ये क्या नाम है, ऋतिक पढ़ा है ना ये। यस सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, दैट इज थीटा।
ठीक है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। इफ थीटा इज 90 द रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी। थीटा 90 का मतलब है ए इज परपेंडिकुलर टू बी। उस केस में ए डॉट बी, अरे टाइम खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर थीटा 90 होगा किसी भी केस में, जैसे इस यूनिट वेक्टर के केस में था, इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स ax is always perpendicular to ay is always perpendicular to az, मतलब ax ay is az, all three are mutually perpendicular। ठीक है, तो ax डॉट ay भी 0 होगा, ax डॉट az भी 0 होगा, ay डॉट az भी 0 होगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज हेजिटेट मत करो उसमें पूछना क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। एक चीज और याद रखना, ax, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती करते भी हैं लोग। ax क्रॉस, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है ay, बता रहा हूँ क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ा है आप लोगों ने, इसलिए मैं पहले रिजल्ट बता रहा हूँ। ax क्रॉस ay इज ऑलवेज इक्वल टू az, पता है ये चीज। ay क्रॉस az, ay क्रॉस az is always equal to ax and az cross ax is always equal to ay। इसको भी याद रखना। एक्सेस सेलेक्ट करते वक्त ये काम आएगा। ठीक है, यहां पर गलती होती है एक्सेस सेलेक्ट करने में, कि एक्सेस कैसे सिलेक्ट करें, एक्स वाई जेड किसको लें। ठीक है, एक्स वाई जेड इस तरह से लेना है कि ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है मैंने ये एक्स ले ली, ये जेड ले ली, ठीक है, ऊपर वाली, और इस प्लेन में वाई ले ली। तो अब देखो उसमें ए एक्स क्रॉस ए वाई जो आएगा, ए एक्स क्रॉस ए वाई ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ऐसे देखो, एक्स की तरफ अपने फिंगर्स रखो, वाई की तरफ से रोटेट करो, जेड नीचे की तरफ जाएगा, जबकि मैंने क्या ले लिया, ऊपर की तरफ। इसका मतलब आई कैन नॉट सेलेक्ट द एक्सिस लाइक दिस। ठीक है, एक्सिस सेलेक्ट करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि ये तीन जो कंडीशंस हैं, ये दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, देयर इज मिस्टेक इन डन बाय यू इन चूजिंग द एक्सिस। आपने एक्सिस गलत चूज किए हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर मुझे कभी भी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, if I have need to find the direction of vector a cross b, ठीक है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर a क्रॉस b जो होगा वो हमेशा a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊपर होगा नीचे होगा उसको देखने के लिए पुट योर राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, रोटेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन में रोटेट करो फिंगर को। जो थंब आएगा इट ऑलवेज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी। ओके, सो इसमें जो डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की वो इसके परपेंडिकुलर होगी, अपवर्ड होगी बोर्ड के। जो मैंने यहाँ पर बोर्ड लैपटॉप लिया है, लैपटॉप के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो क्या करूंगा, बी की तरफ ऐसे हाथ रखूंगा, ए की तरफ रोटेट करूंगा, तो डायरेक्शन जो होगी आएगी वो इनवर्ड होगी। उसी का यूज मैं इसमें कर रहा हूँ, एक ऊपर जो ए एक्स ए वाई ए जेड जो दिया है, इसी का यूज मैंने यहाँ पर किया है। ओके, बताओ भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? मेगा समझ में आ रहा है? मेगा सेरा, मेगा क्या रिप्लाई नहीं आ रहा तुम लोगों का? बैठे भी हो तुम लोग? ऋतिक समझ में आ रहा है? नहीं, तुम तो बैठे हो। निपुण? यस सर।
मेगा मेगा है ही नहीं मतलब। Yes, sir. अरे तुम लोग बैठे हो, मेगा की आवाज नहीं आ रही मुझे। 4 तो लोग हैं तुम क्लास में, निपुण, मेगा और ऋतिक। चलो तो समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट का नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए। क्रॉस प्रोडक्ट ए, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी is given by magnitude of vector A into magnitude of vector B sine of angle between A and B, sine of theta, that is AB. Theta AB is angle between A and B vector. ठीक है, in the direction of unit vector n, which is perpendicular to both A and B, where n cap, लिख लो अपने आप अपनी कॉपी में लिख लो इस चीज को, where n cap is unit vector perpendicular, unit vector perpendicular ये सब परपेंडिकुलर सिंबल है ये, टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, ठीक है। तो दिस इज अबाउट Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट। ये मेरा बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, पता है आप लोगों को मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। 11th-12th में ये तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो प्लीज बेटा बता देना। हैव यू स्टडीड हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, a इज इक्वल टू 2ax प्लस 3ay माइनस az। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऋतिक क्या मैग्नीट्यूड होगा इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर Plus 9 1. प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, दिस इज 7. मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली आपको बी वेक्टर भी दिया होगा, ठीक है, और आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का एक तो ये हो गया, ए क्रॉस बी निकालने का एक हम डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें मुझे एन कैप नहीं पता होगा। ठीक है, Yes, sir. सपोज मैं मान लो बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर को एज्यूम कर लेता हूं कुछ, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस ए जेड दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन बी इजीली फाउंड। मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 1. प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विद साइन लेना है। ठीक है, दैट इज 1 Yes, sir. प्लस 1 दैट इज रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. एंगल में निकालूंगा डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। एंगल जो मैं निकालूंगा वो क्रॉस से नहीं निकालूंगा, डॉट से निकालूंगा। ठीक है, थीटा, क्योंकि मुझे एन कैप भी नहीं पता, आप ये सोचना। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए देयर इज अनदर, यू कैन यूज डिटरमिनेंट मेथड। ए
क्रॉस बी विल बी गिवन बाय इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड, और इसके कोफिशिएंट लिख दो, ऊपर लिख दो x के ए के कोफिशिएंट दैट इज 2 3 minus 1 2 3 minus 1, और नीचे लिख दो b के कोफिशिएंट दैट इज 1